क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि एक 25 साल का युवा मतलब दिन भर सिर्फ कंप्यूटर पे कुछ ईमेल भेजने और बस 2-4 मीटिंग्स करने के बाद ही शाम तक मानसिक रूप से एकदम टूट चुका होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा बची ही नहीं है। हाँ, उसे लगता है जैसे दिमागी ऊर्जा का एक कतरा भी नहीं बचा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक 60 साल का सर्जन 12 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद भी एकदम स्पष्ट सोच रहा होता है, मुश्किल फैसले ले रहा होता है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अजीब लगता है देखने में, है ना? ऐसा क्यों होता है? मतलब आम तौर पर जब हम इंसान किसी भी तरह के नुकसान या कमजोरी की बात करते हैं तो एक चेतावनी की उम्मीद होती है। सही बात है, कुछ सिग्नल तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे शरीर में कहीं चोट लगे तो दर्द होता है, बैंक से पैसे कटें तो फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आता है। लेकिन दिमाग के मामले में ऐसा नहीं है। तो आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत हम एक बहुत ही अजीब और थोड़ी डरावनी सच्चाई से कर रहे हैं। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है हमारा दिमाग, वो बिना कोई दर्द दिए, बिना कोई अलार्म बजाए खामोशी से कमजोर हो जाता है। ये बिल्कुल सही है और एकदम सटीक शुरुआत है। आज के इस सत्र में हम द आर्किटेक्चर ऑफ एन अवेकन्ड माइंड के मुख्य अंशों को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। और इस पूरे विश्लेषण का जो एक मुख्य मिशन है ना, वो बस एक ही है, इस सच्चाई को उजागर करना कि जिसे अक्सर लोग उम्र का बढ़ना मान लेते हैं। हाँ, कि बस याददाश्त कमजोर हो रही है उम्र के साथ। बिल्कुल, लोग मान लेते हैं कि ये उम्र का तकाजा है, लेकिन असल में वो उम्र की वजह से नहीं है। ये सिर्फ एक अनट्रेन्ड या पूरी तरह से सुस्त हो चुके दिमाग की निशानी है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी के पास एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हो, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड की गणनाएं कर सकता हो। हाँ, बहुत बड़ा सिस्टम। हाँ, लेकिन वो इंसान उसका इस्तेमाल सिर्फ घर के राशन का हिसाब लगाने या बेसिक कैलकुलेटर की तरह कर रहा हो। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। तो जो भी व्यक्ति आजकल जानकारी के भारी बोझ से, मतलब इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से थका हुआ महसूस करता है या जिसे लगता है कि उसका फोकस अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके लिए ये चर्चा एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर लोग जब देखते हैं कि उनका फोकस टूट रहा है या बातें जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं, हाँ, या छोटे छोटे फैसले लेना भी भारी लगने लगता है। बिल्कुल, तो वे मान लेते हैं कि शायद वे बूढ़े हो रहे हैं या उनका दिमाग अब थक चुका है। लेकिन जो हमारे आज के स्रोत हैं, जो सोर्स मटेरियल है, वो इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है। अच्छा, तो असल समस्या क्या है फिर? समस्या उम्र का बढ़ना है ही नहीं। समस्या ये है कि इंसान का दिमाग एक तरह के ऑटो मोड में चला गया है। ऑटो मोड? हाँ, देखिए, आज का इंसान दिन भर में सैकड़ों चीजें देखता है, हजारों शब्द सुनता है, लगातार फोन पर स्क्रीन स्क्रॉल करता है। बिना सोचे समझे बस उंगलियां चलती रहती हैं। बिल्कुल, और ये सब बिना किसी सचेत विचार के होता है, मतलब कॉन्शियस थॉट नहीं होता। दिमाग इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जो उसे सच में तेज बनाता है। ओके, चलिए इसे थोड़ा खोलकर और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहाँ ना एक बहुत ही आम तर्क सामने आता है। बताइए। मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग तो दिन भर काम करता है, दफ्तर में लोग सैकड़ों फैसले लेते हैं, लगातार लैपटॉप की स्क्रीन घूरते हैं, जी, मीटिंग्स में बहस करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दिन भर इतना सोच रहा है और इतने काम के तनाव में है, तो फिर उसका दिमाग अनट्रेन्ड या सुस्त कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, और मजे की बात बताऊं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। अच्छा, कैसे? देखिए, समस्या सोचने की कमी नहीं है। इंसान ये मान बैठता है कि लगातार विचार आना या तनाव में रहना मतलब दिमाग की कसरत होना है। कि दिमाग बिजी है तो मतलब मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन असल में बिना गहराई के सिर्फ एक विचार से दूसरे विचार पर कूदना उसे बुद्धिमत्ता नहीं कहते। सोर्स मटेरियल में जिम का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जिम का? हाँ, वो कैसे? जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज जिम जाए और सिर्फ ट्रेडमिल पर बिल्कुल धीमी गति से, मतलब आराम से हल्की वॉक करता रहे, बस टहलता रहे, हाँ, तो क्या सालों बाद भी उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी? बिल्कुल नहीं। मतलब वो सिर्फ अपनी कुछ कैलोरीज जला रहा होगा, लेकिन उसकी ताकत तो नहीं बढ़ेगी उससे। एकदम सही। मांसपेशियों को बढ़ने के लिए चुनौती चाहिए होती है, भारी वजन का दबाव चाहिए, थोड़ी असुविधा चाहिए। मतलब वो डिस्कम्फर्ट चाहिए। हाँ, और हमारा दिमाग भी बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह काम करता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि दिमाग या तो बढ़ता है या घटता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये जो दिन भर के हमारे काम हैं, ये उस धीमी ट्रेडमिल वॉक की तरह है? बिल्कुल,
जब लोग दिन भर के साधारण काम करते हैं तो वे दिमाग को सिर्फ काम चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। जब दिमाग को कोई नई चुनौती या मानसिक असुविधा नहीं मिलती तो वह शॉर्टकट ढूंढने लगता है। वो पुरानी आदतों को दोहराता है और धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम बस एक ही तरह के पैटर्न में फंसे रहते हैं। हाँ, ये ठीक उस तेज घोड़े की तरह है जिसे सालों तक अस्तबल में बांध के रखा गया हो और उसे दौड़ाया ही ना गया हो। वो घोड़ा मरा नहीं है, बस ये भूल गया है कि तेज दौड़ना कैसा लगता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति रोज सुडोको या क्रॉसवर्ड खेल रहा है तो शायद शुरुआत के कुछ हफ्तों तक तो वो दिमागी कसरत होगी। हाँ, क्योंकि तब वो नया है। तो वो भी सिर्फ एक ऑटो मोड गतिविधि बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। जैसे ही दिमाग किसी काम में माहिर हो जाता है, वो ऊर्जा बचाने के लिए उसे स्वचालित कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। कि अब सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, उसमें कोई नई न्यूरल पाथवे नहीं बनती। फिर असली ट्रेनिंग तो तब शुरू होती है जब इंसान को सोचने में सच में जोर लगाना पड़े। ये घोड़े वाला और सुडोकू वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसका मतलब है कि दिमाग की तेजी कोई स्थिर चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर लगातार विचार बदलते रहना ट्रेनिंग नहीं है तो क्या एक साथ कई काम करना, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, क्या वो दिमाग के लिए एक अच्छी कसरत है? मल्टीटास्किंग। हाँ, क्योंकि आजकल तो हर जगह मल्टीटास्किंग को ही उत्पादकता और स्मार्टनेस का पैमाना माना जाता है। मैं खुद को ही देखूं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं गाड़ी भी चला रही होती हूँ और कोई बहुत ही जटिल चर्चा भी पॉडकास्ट पर सुन रही होती हूँ। तो क्या वो मेरे दिमाग को मजबूत नहीं कर रहा? देखिए, ये जो मल्टीटास्किंग का विचार है ना, ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। धोखा? मतलब मल्टीटास्किंग काम नहीं करती? सच तो यह है कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जीव विज्ञान के स्तर पर अगर हम देखें तो हमारा दिमाग एक ही समय में दो सचेत काम यानी कॉन्शियस काम कर ही नहीं सकता। तो फिर लोग एक साथ कई काम कैसे कर लेते हैं? वो करते नहीं है। जब कोई इंसान एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है तो दिमाग असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर अपना ध्यान, अपनी अटेंशन को बस स्विच कर रहा होता है। अच्छा, तो ये एक साथ दो काम नहीं है, बल्कि बारी बारी से काम करना है, बस उसकी गति बहुत तेज होती है। बिल्कुल, और हर बार जब ये स्विच होता है ना, तो दिमाग को पुरानी जानकारी को छोड़कर नई जानकारी को लोड करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर रैम को खाली करता है। एकदम सही। और इस प्रक्रिया में बहुत सारी मानसिक ऊर्जा और दिमाग का ग्लूकोज नष्ट होता है। दिन भर में ऐसे सैकड़ों बार ध्यान भटकने का मतलब है दिमाग का पूरी तरह से थक जाना। बाप रे! आपने वो गाड़ी चलाने और चरता सुनने का उदाहरण दिया था। हाँ। जरा ध्यान दें कि जब तक रास्ता सीधा और खाली होता है, दिमाग काम कर लेता है, क्योंकि गाड़ी चलाना एक ऑटो मोड आदत बन चुकी है आपके लिए। हाँ, वो तो बिना सोचे ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही सामने कोई भारी ट्रैफिक आता है या अचानक कोई जानवर आ जाता है, तो इंसान अवचेतन रूप से रेडियो की आवाज कम कर देता है या बात करना बंद कर देता है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ध्यान लगाने के लिए आवाज को बंद करना ही पड़ता है। मैंने कई बार खुद ही ऐसा किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग एक साथ दो मुश्किल काम प्रोसेस कर ही नहीं सकता। सबसे शक्तिशाली मानसिक वर्कआउट कोई बहुत जटिल तकनीक नहीं है। तो फिर क्या है? वो है एक समय पर पूरी तरह सिर्फ एक ही काम करना, जिसे हम सिंगल टास्किंग कहते हैं। आप पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना। जब ऐसा किया जाता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। और ये हिस्सा क्या करता है? ये हिस्सा फोकस, तार्किक सोच और स्पष्टता को संभालता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन में एक साथ 10 भारी ऐप्स खोल दिए जाए। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? मतलब प्रोसेसर कितना भी तेज क्यों ना हो, जब वो लगातार 10 ऐप्स के बीच बैकग्राउंड में स्विच करता रहेगा तो डिवाइस गर्म भी होगा और अंततः हैंग और लैग भी करेगा। बिल्कुल, शानदार तुलना है। और मजे की बात देखिए, आज की दुनिया इसी हैंग और लैग को ही इंटेलिजेंस समझती है। हाँ, जो जितना व्यस्त दिखे वो उतना स्मार्ट। बिल्कुल, जो इंसान जितनी जल्दी ईमेल का जवाब दे, जितनी जल्दी रिएक्ट करे, उसे उतना ही स्मार्ट मान लिया जाता है। लेकिन स्रोत सामग्री बहुत गहराई से बताती है कि तेज दिमाग का मतलब स्पीड नहीं है। तो फिर क्या है? स्पष्टता है, क्लैरिटी है। जल्दी जवाब देने की आदत असल में दिमाग को कंफ्यूज करती है। सीखने की शुरुआत जानकारी को रटने से नहीं बल्कि मौन से होती है, साइलेंस से। मौन से? इसे थोड़ा और समझाइए, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। देखिए, जब किसी विचार को दिमाग में पूरा बनने दिया जाता है, किसी सवाल के साथ ठहरा जाता है, बिना तुरंत गूगल किए। हाँ बिल्कुल, बिना तुरंत गूगल किए या बिना तुरंत जवाब दिए, तब दिमाग के अंदर नई न्यूरल पाथवेज जुड़ती हैं। जानकारी को प्रोसेस करने के लिए वो पॉज, वो शांति बहुत जरूरी है। मतलब हमेशा तुरंत जवाब देना अक्लमंदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी सवाल के साथ ठहर पाना और उस पर बिना जल्दबाजी के विचार करना ही असली बौद्धिक परिपक्वता है। ये बात सच में रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। मतलब
हम इंसान अपने जीवन में हर चीज को नापते हैं। हाँ, हर चीज का डेटा है हमारे पास। बिल्कुल। वजन कितना बड़ा, बैंक बैलेंस कितना है, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, सब कुछ। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग की ताकत को या उसकी स्पष्टता को कभी नहीं नापता। किसी को नहीं पता कि उसके दिमाग की असल स्थिति क्या है। बिल्कुल, और यही अनदेखी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कैसे? क्योंकि सबसे खतरनाक स्थिति होती है झूठा आत्मविश्वास, फॉल्स कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि उसे सब आता है या उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ सुधारने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। जब इंसान को अपनी दिमागी क्षमता की वास्तविक बेसलाइन ही नहीं पता, तो कोई भी सुधार सिर्फ एक भ्रम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जिम में जाकर बिना अपनी क्षमता जाने सबसे भारी वजन उठा ले और सोचे कि वो बहुत ताकतवर है। अरे हाँ, वो तो चोट ही खाएगा। और यहाँ आकर ये विश्लेषण सच में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी वास्तविक बुद्धिमत्ता वह नहीं है जो हम आराम से बैठकर दिखाते हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। मतलब जब हमारे पास सोचने का पूरा समय हो, कोई डेडलाइन न हो और गूगल की मदद भी उपलब्ध हो, तब तो हर कोई बुद्धिमान लग सकता है। एकदम सही। आराम के समय तो हर कोई स्मार्ट लग सकता है। जब समय होता है, परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तो सही जवाब देना बहुत आसान है। लेकिन दिमाग का असली टेस्ट वहां नहीं होता। तो कहाँ होता है? दबाव में, प्रेशर में। दबाव को हम यहाँ कैसे परिभाषित कर रहे हैं? मतलब किस तरह का दबाव? दबाव मतलब जब समय कम हो, भावनाएं हावी हो, या कोई बड़ा नुकसान होने का डर हो और जानकारी अधूरी हो। ओके। ऐसे संकट के समय इंसान के फैसले कहाँ से आ रहे हैं, यही उसकी असली बुद्धिमत्ता का आईना है। तो शरीर में उस वक्त होता क्या है असल में? देखिए, जब भारी तनाव होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन तेजी से बढ़ता है। स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, ये हार्मोन सीधे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हमारा तार्किक दिमाग है ना, हाँ। उसका संपर्क काट देता है। क्या संपर्क ही काट देता है? बिल्कुल। और नियंत्रण चला जाता है अमिगडाला के पास, जो दिमाग का सबसे पुराना भावनात्मक हिस्सा है। और अमिगडाला सिर्फ लड़ो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि संकट के समय हमारा शरीर जैविक रूप से, मतलब बायोलॉजिकली, हमें उस तार्किक हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं करने देता। बिल्कुल, वो हिस्सा एक तरह से बंद हो जाता है। इसलिए लोग दबाव में अक्सर बेवकूफी भरे या पूरे तरह से भावुक फैसले लेते हैं। हाँ, और फिर बाद में बैठ के पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। एकदम सही। जो इंसान दबाव में बिना घबराए, बिना किसी झूठी कहानी के खुद को शांत रख सकता है और अपने तार्किक दिमाग को वापस चालू कर सकता है, उसी का दिमाग वास्तव में मजबूत बनता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और एक और अहम बात स्रोत में बताई गई है। वो क्या? छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना। अच्छा। हाँ। ध्यान भटकने को नजरअंदाज करना शुरू में बहुत सामान्य लगता है। हम सोचते हैं, अरे बस 5 मिनट ही तो फोन देखा था। हाँ, सब ये कहते हैं 5 मिनट इंस्टाग्राम। बिल्कुल। लेकिन यही छोटी गलतियां दोहराते दोहराते हमारे न्यूरॉन्स की वायरिंग बदल देती हैं और अंततः इंसान की पर्सनैलिटी बन जाती हैं। ये बहुत ही डरावना सच है कि हमारी छोटी छोटी आदतें कब हमारा चरित्र बन जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। अभी जो आपने मानसिक ऊर्जा नष्ट होने और कॉर्टिसोल की बात की ना, उससे एक और सवाल उठता है। पूछिए। दबाव की वजह से जो मानसिक थकान होती है, वो शारीरिक थकान से बिल्कुल अलग महसूस होती है। बहुत अलग, बिल्कुल, है ना? हाँ। लोग कहते हैं कि उन्होंने दिन भर सिर्फ कुर्सी पर बैठ के काम किया, कोई फावड़ा नहीं चलाया, फिर भी वे शाम तक पूरी तरह से टूट चुके हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तो ये मानसिक ऊर्जा आखिर लीक कहाँ हो रही है? मतलब क्या ये किसी कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलने वाले उन अदृश्य प्रोग्राम्स की तरह हैं जो बिना स्क्रीन पर कुछ किए ही सारी बैटरी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं? ये बैकग्राउंड प्रोग्राम्स वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। अगर हम इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो असली थकान काम की अधिकता से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? ध्यान के बिखरने से, यानी फ्रैगमेंटेशन से, और दिशाहीन होने से होती है। इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा उन चीजों से थकता है जो कभी हुई ही नहीं है। जो चीजें कभी हुई ही नहीं, मतलब जैसे ख्याली पुलाव पकाना। हाँ, बिल्कुल। काल्पनिक भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा और दिमाग में लगातार चलने वाली वे ख्याली बातचीत जो असल जिंदगी में कभी नहीं हुई। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। मतलब हम सोचते रहते हैं कि अगर बॉस ने ऐसा कहा तो मैं ये कहूंगी। हाँ, या अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। इंसान अपनी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा वास्तविकता में नहीं, बल्कि इस इमेजिनरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में खर्च कर देता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि सोचने की स्पीड से ज्यादा सोचने की दिशा, डायरेक्शन मायने रखती है।
मतलब जिसे लोग आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो असल में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि बेकार में सोचना है, एक ही जगह पर खड़े रहकर पहिया घुमाने जैसा। एकदम सही कहा आपने। और इसी मानसिक थकान का एक और बहुत बड़ा कारण है डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग यानी फैसलों की थकान। हाँ, आधुनिक जीवन में सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक इंसान सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेता है। बिल्कुल। क्या पहने, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, ईमेल का रिप्लाई अभी करें या बाद में करें, और तो और रात को ये तय करना कि नेटफ्लिक्स पर कौन सी फिल्म देखें या जोमेटो से क्या ऑर्डर करें। मतलब लोग आधा घंटा तो सिर्फ इसी में निकाल देते हैं। बिल्कुल। और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार चाहे आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन कर रहे हो या ये तय कर रहे हो कि रात को क्या खाना है, हाँ, दिमाग दोनों फैसलों के लिए उसी एक डिसीजन बैटरी का इस्तेमाल करता है। अच्छा, बैटरी एक ही है? हाँ, बैटरी एक ही है। हर छोटा फैसला उस बैटरी को खाली कर देता है। स्रोत में स्टीव जॉब्स का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है इस पर। वो काले कपड़ों वाला। बिल्कुल। वे हमेशा एक ही तरह के कपड़े, काले टर्टलनेक और जीन्स ही पहनते थे। हाँ, मैंने भी सुना है ये। और ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके पास विकल्प नहीं थे या उन्हें फैशन की समझ नहीं थी। तो क्यों? बल्कि इसलिए ताकि वे सुबह सुबह इन छोटे और फालतू फैसलों में अपनी अनमोल मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें। वे उस ऊर्जा को बड़े डिजाइन्स और इनोवेशन के लिए बचा कर रखते थे। ये तो ऊर्जा बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब फालतू के डिसीजन ही हटा दो अपनी जिंदगी से। बिल्कुल। और इसके अलावा स्रोत एक और बहुत गहरी बात सामने रखते हैं। हाँ, वो क्या है? दिमाग काम की अधिकता से हार नहीं मानता, वो हार मानता है मतलब की कमी से, मीनिंग की कमी से, पर्पस की कमी हाँ, से। इंसान भारी से भारी दर्द, मेहनत और चुनौती सह सकता है अगर उसे पता हो कि वो ये काम आखिर क्यों कर रहा है, उसका कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर जिंदगी में सारी भौतिक सुख सुविधाएं हों, आराम हो, लेकिन कोई पर्पस ना हो, तो वो खालीपन दिमाग को बहुत तेजी से थकाता है और शायद डिप्रेशन तक भी ले जाता है। बिल्कुल जा सकता है। बिना मतलब का आराम दिमाग के लिए जंग लगने जैसा है। तो इस सब का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब अगर इस चर्चा को सुनने वाली किसी व्यक्ति को ये पता चल भी जाए कि उसकी मानसिक ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है, उसे पता चल जाए कि मल्टीटास्किंग नुकसानदायक है और उसे सिंगल टास्किंग करनी चाहिए, तो भी लोग खुद को बदल क्यों नहीं पाते? ये बहुत अच्छा सवाल है ना? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर उसी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। क्या हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम करने लगता है? बिल्कुल। ये इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग की मेटाबॉलिक एफिशिएंसी यानी ऊर्जा बचाने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसे समझना होगा। बात यह है कि इंसान का दिमाग डिफॉल्ट रूप से ग्रोथ या विकास नहीं चाहता, वो सिर्फ सर्वाइवल यानी जीवित रहना और कंफर्ट चाहता है। अच्छा, वो हमेशा उस चीज को चुनता है जो परिचित है, फेमिलियर है, भले ही वो नुकसानदायक क्यों ना हो। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग आलसी है? हाँ, एक तरह से। क्योंकि नई आदत बनाने का मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करना। दिमाग को भौतिक रूप से नई न्यूरल कोशिकाएं जोड़नी पड़ती हैं, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी घने जंगल में पहली बार कोई रास्ता बनाना हो। हाँ, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। बिल्कुल, कांटे चुभते हैं, ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए दिमाग कहता है कि अरे ये नया रास्ता छोड़ो, उस पुराने पक्के हाईवे पर चलो जो पहले से बना है। और वो पक्का हाईवे हमारी पुरानी बुरी आदतें हैं। एकदम सही। इसलिए जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो दिमाग पैनिक करता है। वो अक्सर डर और आलस को लॉजिक का रूप दे देता है। लॉजिक का रूप? कैसे? इंसान सोचता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल फैसला ले रहा है कि अभी सही समय नहीं है या मैं कल से ये काम शुरू करूंगा। अरे हाँ, मंडे से पक्का शुरू करूंगा। बिल्कुल। लेकिन असल में वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डर रहा होता है। मतलब हम सच से नहीं बल्कि अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानियों से घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हम शानदार प्रेरणादायक वीडियो देख लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं और हमें एक डोपामीन हिट मिलता है और हम सोचने लगते हैं कि हम बदल गए, जबकि असल में हमने कुछ नहीं किया होता। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ज्ञान हासिल कर लेना और व्यवहार में बदल जाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तक भौतिक रूप से एक्शन नहीं बदलता, तब तक दिमाग किसी नए पैटर्न को स्वीकार नहीं करता। तो शुरुआत कैसे करें फिर? देखिए, जब कोई इंसान सच में अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे सुबह उठकर फोन न छूना,
तो दिमाग पैनिक करने लगता है, एक छटपटाहट होती है, उसे भारी असुविधा महसूस होती है। हाँ, फोन के बिना तो लोगों को बहुत एंग्जाइटी होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि ये असुविधा और ये छटपटाहट किसी खतरे का संकेत नहीं है। अच्छा। बल्कि ये इस बात का जैविक सबूत है, बायोलॉजिकल प्रूफ है कि आप सच में ग्रो कर रहे हैं, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स नई वायरिंग कर रहे हैं। मतलब वो दर्द असल में ग्रोथ है। बिल्कुल। दिमाग को किसी मशीन की तरह अचानक आदेश नहीं दिए जा सकते, उसे बहुत छोटे छोटे एक्शन से रीप्रोग्राम करना पड़ता है। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और हर इंसान की आंखें खोलने वाली रही। अगर इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकालें तो बात एकदम स्पष्ट है कि एक शक्तिशाली, केंद्रित और तेज दिमाग रातों रात कोई चमत्कार करके नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। ये लगातार किए गए सचेत प्रयासों का नतीजा है। ये मल्टीटास्किंग के धोखे से बाहर निकलकर सिंगल टास्किंग की आदत डालने, अपने विचारों को एक स्पष्ट दिशा देने और दिन भर के फालतू फैसलों से अपनी डिसीजन बैटरी को बचाने का परिणाम है। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस शुरुआती छटपटाहट और असुविधा को गले लगाने का परिणाम है। एकदम सही कंक्लूजन निकाला है आपने। और इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश भी छिपा है। वो क्या है? कि दिमाग पत्थर पर खींची गई कोई लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ये एक निरंतर बदलने वाली जैविक संरचना है। मतलब हम इसे हमेशा बदल सकते हैं? बिल्कुल। अगर ये इंसान की गलत आदतों, ओवरथिंकिंग और स्क्रीन टाइम से सुस्त हो सकता है, तो सही ट्रेनिंग और आत्म जागरूकता से इसे पूरी तरह वापस कंट्रोल में भी लिया जा सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम खुद को बिना किसी ईगो के और दिमाग के बनाए उन तार्किक बहानों के बिना देखना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी ही सोच की गलतियों और बहानों को पकड़ लेना ही शायद दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। अब इस सत्र को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो इन सभी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बातों को एक नई और व्यवहारिक दिशा में ले जाता है। बताइए। जरा सोचने वाली बात है। अगर इंसान का दिमाग हमेशा नए इनपुट्स, लगातार काम, स्क्रीन की रोशनी और एक अंतहीन ऑटो मोड का इस कदर आदी हो चुका है जी, तो क्या होगा अगर कल जानबूझकर पूरे 1 घंटे के लिए बिना किसी गैजेट के, बिना किसी किताब के, बिना किसी संगीत और बिना किसी काम के खुद को पूरी तरह से एक खाली कमरे में बोर होने दिया जाए? एक खाली कमरा? हाँ, क्या वो सन्नाटा और वो भयंकर बोरियत दिमाग को उसकी खुद की बनाई झूठी कहानियों का सामना करने के लिए मजबूर कर देगी? बहुत मुमकिन है। जब दिमाग के पास भागने के लिए कोई स्क्रीन नहीं होगी तो वो छटपटाएगा। बिल्कुल छटपटाएगा। लेकिन शायद जिस आजादी, फोकस और मानसिक स्पष्टता की हम सब तलाश कर रहे हैं, वो उसी 1 घंटे की भयानक बोरियत के पार छिपी है। इस विचार ने सच में एक बहुत अहम और गहरा सवाल खड़ा कर दिया है ना? बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इंसान अपने ही दिमाग के उस सन्नाटे का सामना करने के लिए तैयार हैं? इसी चुपते हुए विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने और बदलने के लिए बहुत कुछ है।